हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे, करिकुलम इवैल्यूएशन। गे के अनुसार गे ने 1985 में 1985 में एक डेफिनेशन दी थी कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य पाठ्यचर्या से दुर्बल एवं सबल पक्षों के साथ साथ कार्यान्वयन में आई समस्याओं की पहचान करना है। गे के अनुसार पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ यह है कि पाठ्यचर्या का हम निर्माण करते हैं, लेकिन उसके जो कमज़ोर पक्ष है, उसके जो अच्छे पक्ष है, उसका अध्ययन करना ही पाठ्यचर्या मूल्यांकन कहलाता है। क्योंकि हम पाठ्यचर्या एक बहुत व्यापक शब्द है। पाठ्यचर्या में विद्यालय के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्ष आते हैं। हम पाठ्यचर्या का निर्माण तो करते हैं, लेकिन हमें ये जानना भी आवश्यकता होती है कि हमने जो पाठ्यचर्या लागू की वो छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। छात्र उससे कुछ अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये वर्तमान समय के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो जिस प्रकार छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, उसी प्रकार पाठ्यचर्या का मूल्यांकन भी किया जाता है। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन विषयों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा किया जाता है। कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि मुख्य पाठ्यक्रम ही मेन होता है। अगर पाठ्यक्रम ही सही नहीं है, उसका हम बार बार मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हम अपने शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम पाठ्यचर्या मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन। तो सबसे फर्स्ट सिद्धांत है शैक्षिक उद्देश्यों का सिद्धांत। हम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हम उसके उद्देश्यों को देखते हैं कि हमने जिन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया था, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। हमने ज्ञान पक्ष लिया था कि ज्ञान पक्ष बच्चों का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो अवबोध कर रहे नहीं पा रहे, तुलना कर रहे नहीं पा रहे, तो ज्ञान पक्ष का हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चों का विकास भावात्मक पक्ष का हो रहा है नहीं हो रहा है, या क्रियात्मक पक्ष का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक सभी पक्षों का, सभी उद्देश्यों का हम देखते हैं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है तो सही है, और नहीं हो रही है तो हम इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं। फिर व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत मतलब पाठ्यचर्या बहुत व्यापक होती है, बहुत बड़ी होती है। इसमें हम जानते हैं कि विद्यालय के शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष दोनों ही आते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय कि इसमें शैक्षिक और सब शैक्षिक पक्ष आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम पूरी पाठ्यचर्या व्यापक होनी चाहिए, उसमें सब कुछ समाहित होना चाहिए। जो भी छात्र के लिए या जीवन के लिए जो उपयुक्त होता है, उन सबको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे विज्ञान हो, भूगोल हो, हिंदी हो, गणित हो, संस्कृत हो, सभी भाषाएं उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। उर्दू होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मतलब पाठ्यचर्या व्यापक होनी चाहिए, उसमें ऑल ओवर होना चाहिए, कोई भी पक्ष उसमें छूटना नहीं चाहिए। और हर स्तर के अनुकूल पाठ्यचर्या होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए अलग पाठ्यचर्या होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर के लिए अलग होनी चाहिए, और उच्च शिक्षा के लिए अलग पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक शब्द है। पाठ्यचर्या में भाषा का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, वो छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो हाँ, सभी पक्षों का पाठ्यचर्या में देखना पड़ता है। तो पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक शब्द है। फिर सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, ऑल ओवर डेवलपमेंट का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष हमें देखना चाहिए कि
विद्यालय में जो खेलकूद भवन है या खेलकूद का जो मैदान है, लाइब्रेरी है, वो सही है या नहीं सही है, तो सब कुछ अवलोकन करना, शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष का अवलोकन करना, पाठ्यचर्या में SUPW को जोड़ना, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा से जो समाज के लिए उपयोगी होता है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को जोड़ना, जीवन कौशल को जोड़ना, जीवन चिंतन को जोड़ना, तो इन सभी पक्षों का पाठ्यचर्या में निर्धारण करना चाहिए। इससे ही छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। फिर उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत कितनी उपयोगी है। पाठ्यचर्या उपयोगी होनी चाहिए, जीवन के लिए अनुकूल होनी चाहिए, वर्तमान समय के लिए अनुकूल होनी चाहिए। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो प्रयोजनवाद को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मतलब कि कार्य को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग वगैरह। प्रयोजन मतलब कुछ कार्य करना, व्यवसाय करना, तो प्रयोजनवाद को महत्व दिया जा रहा है। तो पाठ्यचर्या उपयोगी होनी चाहिए। जब छात्र पढ़ाई करके निकले तो वो बेरोजगार नहीं रहे, रोजगार के लिए इधर उधर भटके नहीं, और उसे पढ़ाई करने के बाद तुरंत ही व्यवसाय मिल जाए। और अगर नौकरी नहीं मिले तो उसे बुनियादी शिक्षा भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हम जो जीवन कौशल शिक्षा देंगे वो पढ़ाई के बाद में उसके काम आ जाएगी और छात्र उसी को अपना कैरियर के रूप में बना लेगा। तो पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए, वो व्यक्ति के लिए उपयोगी होना चाहिए, उसके जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, जिससे वह अपना गुजारा कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। फिर जीवन दर्शन का सिद्धांत, पाठ्यचर्या में जीवन दर्शन का सिद्धांत मतलब दर्शन शास्त्र भी होना चाहिए। हमारा भारत विश्व गुरु है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता से ही शिक्षा क्रम चला आ रहा है। प्रारंभ में हम गुरुकुल में शिक्षा देते थे, फिर वैदिक साहित्य आया, फिर जैन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, फिर अंग्रेजी शिक्षा, सभी कुछ आई। तो हमारे भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनके जीवन दर्शन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे जो भी हमारे महापुरुष हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, कृष्ण, गीता दर्शन आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और उनमें जो जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। तो ये जीवन दर्शन का सिद्धांत होना चाहिए कि छात्र उसको पढ़कर कुछ सीखे, उसमें कुछ सौंदर्य अनुभव करे और उसमें नैतिकता का गुणों का विकास होना चाहिए। मतलब जीवन दर्शन सम्मिलित होगा तो छात्र नैतिक रूप से उन्नत होंगे, उनकी मूल्य शिक्षा उन्नत होगी, तो उसमें जीवन दर्शन का भी ये सिद्धांत होता है। फिर संस्कृति संबंधी सिद्धांत, पाठ्यचर्या में सब कुछ सम्मिलित होना चाहिए। संस्कृति और समाज से भी संबंध होना चाहिए कि सबसे पहले बालक को अपने आसपास के वातावरण से परिचय करा दे, इसी पाठ्यक्रम होना चाहिए। वो कहाँ रह रहा है, तो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, भाषा कैसी है, तो पहले उसे अपने क्षेत्र का ज्ञान करा के फिर ही हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो भी उसके जो देश काल के अनुसार जो उसका संस्कृति है, धर्म है, उन सबको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए कि भाषा कौन सी है, रहन सहन कौन सा है, खान पान कौन सा है, बोली कौन सी है, तो सभी कुछ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर लचीलेपन का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, लचीलेपन का अर्थ होता है कि हम उसमें कुछ बदल सके आवश्यकता पड़ने पर, कि जब भी हमें कुछ दिक्कत लगे तो हम उसमें बदलाव कर सकें। लचीलेपन का मतलब यही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि हम आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें बदलाव कर सकें। जब हम लगे कि ये पाठ्यक्रम या ये विषय वस्तु छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है तो हम उसमें उसे चेंज कर सकें। फिर आवश्यकता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम एक आवश्यकता का सिद्धांत होता है। उसे पाठ्यक्रम में उस जीवन की आवश्यकता होती है, जीवन जीने की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति जीवन को कैसे जिए, वह अपनी भूख प्यास आदि को, काम भावना आदि को कैसे शांत करे। तो पाठ्यक्रम में उन चीज़ों का भी सम्मिलित होना चाहिए जो जीवन के लिए आवश्यक हो। फिर व्यवस्था का सिद्धांत, फिर पाठ्यक्रम व्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए।
मतलब उसमें जमा होना चाहिए, इधर उधर नहीं है, वो एक ही चीज़ को व्यवस्थित करके पढ़ानी चाहिए। समाज का पढ़ा रहे तो उसमें समाज का ही होना चाहिए, भूगोल पढ़ा रहे तो उसमें भूगोल का ही व्यवस्थित पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे हम पहले भूगोल में जैसे हम भारत का पढ़ा रहे तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ाएंगे, फिर हम उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसकी जीवन रहन सहन खान पान आदि के बारे में पढ़ाएंगे। तो एक व्यवस्था और क्रमबद्ध का सिद्धांत होना चाहिए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम को पढ़ के छात्र की अभिवृद्धि का विकास होना चाहिए, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, उसमें राष्ट्रीयता की भावना आनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना आनी चाहिए, उसमें विश्व बंधुत्व की भावना आनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आनी चाहिए कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। तो इन सभी का पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना आवश्यक है। इन सब के बिना पाठ्यक्रम अधूरा है। अगर इन पाठ्यक्रम में इन चीज़ों का हम विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे इससे कुछ अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसका हमें समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ये सभी कुछ सम्मिलित है या नहीं है। अगर सम्मिलित है तो भी उसे वो छात्र कितना अचीव कर रहे हैं, तो इसका मूल्यांकन समय समय पर होते रहना बहुत ही आवश्यक है। फिर पाठ्यचर्या मूल्यांकन के प्रकार कि अब पाठ्यचर्या का हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो इसमें निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मतलब जब बच्चे को पाठ पढ़ाया जा रहा है या वर्ष भर जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तब का मूल्यांकन किया जाता है कि ये पाठ्यक्रम कैसा है, छात्र का कठिनाई तो नहीं लगी, प्रश्न कैसे हैं, भाषा कैसी है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। जब निर्माणात्मक मतलब जब बच्चा उसको पढ़ रहा होता है, और योगात्मक मूल्यांकन मतलब जब बच्चे ने उसकी पढ़ाई कर ली होती है, हम जब उसका पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि छात्र इसमें कितने सफल हुए हैं। तो निर्माणात्मक एवं योगात्मक का मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ कि रॉबर्ट स्टक्स हुए थे। उन्होंने निर्माणात्मक एवं योगात्मक को समझाने के लिए ये बताया कि जैसे एक हलवाई होता है, वो सूप बना रहा होता है, खाना बना रहा होता है। जब हलवाई खाना चखता है तो वो होता है निर्माणात्मक, और जब जिनके लिए उसने बनाया है, गेस्ट के लिए बनाया है, और वो उसको चखते हैं तो क्या होता है, योगात्मक होता है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर निष्कर्ष संदर्भित तथा मानक संदर्भित मूल्यांकन, मतलब निष्कर्ष संदर्भित में ये आता है कि हमने इस उद्देश्यों की पूर्ति किस स्तर पर की है। हमें अपने उद्देश्यों की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि हमने किन किन उद्देश्यों को लेकर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। भूगोल का पाठ्यक्रम हमने किस उद्देश्य को लेकर किया था, विज्ञान का किस उद्देश्य को लेकर किया था, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को हमने पाठ्यक्रम में जोड़ा, वो हमने किस उद्देश्य को लेकर किया था। तो हमें सबसे पहले उद्देश्यों की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। फिर हमें उद्देश्यों की पूर्ति देखनी पड़ती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया था उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। फिर विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है। फिर इन उद्देश्यों को विद्यार्थियों पर अप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कि ये पाठ्यक्रम योग्य है या नहीं है। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण में या पाठ्यक्रम संशोधन में हम शिक्षक की भी राय लेते हैं। शिक्षक भी एक मुख्य भूमिका निभाता है, पेरेंट्स इसमें भूमिका निभाते हैं, छात्र इसमें भूमिका निभाते हैं, और समाज और जनसाधारण के व्यक्ति भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो इन सभी का हमें राय लेनी पड़ती है, सभी का हमें टेस्ट लेना पड़ता है, उनसे कुछ जानकारी लेनी पड़ती है, समय समय पर विद्यालय में मीटिंग का आयोजन करना पड़ता है। फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन में हम उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं कि जिन मानक को लेकर हमने इसका मूल्यांकन किया था वो मानक इस पे पूरे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। फिर पूर्व तथा पश्च परीक्षण, हम नाम से समझे, पूर्व मतलब पहले और पश्च मतलब बाद में। जो पाठ को पढ़ाने से पहले मूल्यांकन किया जाता है वो
कहलाता है पूर्व परीक्षण। फिर हमने पाठ को पढ़ा लिया और पाठ को पढ़ाने के बाद हम जो मूल्यांकन करेंगे वो कहलाएगा हमारा पश्च परीक्षण। ये सत्रोपरांत में किया जाता है, मतलब साल के अंत में किया जाता है। एक तो पहले किया जाता है और एक बाद में किया जाता है, और इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर पाठ्यचर्या मूल्यांकन की आवश्यकता। अब ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? हमें क्यों पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना पड़ता है? क्योंकि पाठ्यक्रम एक बहुत ही बड़ा शब्द है, हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। पाठ्यक्रम विद्यालय के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। अगर पाठ्यक्रम ही सही नहीं है तो विद्यालय कैसे चलेंगे, छात्र कैसे सीखेंगे और क्या सीखेंगे? तो पाठ्यक्रम एक विद्यालय के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। फिर अब हम इसका मूल्यांकन क्यों करें, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी मूल्यांकन की? सबसे पहली हो रही नवीन पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु। जब हम देखते हैं कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें कुछ पाठ्यक्रम के दोष का पता चलता है, तो उसके माध्यम से हम एक नवीन पाठ्यक्रम की संरचना करते हैं, नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसे लागू करते हैं। हम देखते हैं कि हाँ ये पाठ छात्रों के लिए उपयुक्त है, नहीं है, ये वर्तमान समय में के लिए उपयुक्त नहीं है, ये क्लास 6 के लिए उपयोगी नहीं है, तो क्लास 10th के लिए उपयोगी है। ये तो इस तरह से हम देखते हैं और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम उसमें नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो पाठ्यचर्या के कमज़ोर और अच्छे दोनों ही पक्षों को देखने के लिए हम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन के बाद करने से हम उसमें कुछ नवीन निर्माण कर सकते हैं। फिर पाठ्यचर्या में संशोधन हेतु, फिर हमने मूल्यांकन किया, हमें कमियों का पता पड़ा तो हमने उसमें संशोधन कर लिया। जहाँ जो सुधार की आवश्यकता थी हमने उसको सुधार कर लिया और अगले वर्ष फिर उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया। फिर पाठ्यचर्या की व्यवहारिकता एवं प्रभावशीलता जानने हेतु हम मूल्यांकन क्यों करें कि हमने इतना बड़ा सिलेबस बनाया है, अब उससे छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर छात्रों के कुछ व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है तो वो पाठ्यचर्या बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। तो हमें छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन, उसके शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करके फिर हम पाठ्यचर्या को देखते हैं और उसमें संशोधन करते हैं। फिर पाठ्यचर्या मूल्यांकन के चरण, हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे करते हैं, किन किन चरणों में पाठ्यचर्या का मूल्यांकन होता है। तो सबसे फर्स्ट है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के चरण। पहला है मूल्यांकन हेतु पाठ्यचर्या के पक्षों का निर्धारण करना, कि हम किसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं उसका हमें पहले बनाना पड़ता है, उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके बारे में विषय सोचना पड़ता है कि हम किस में हम उस मूल्यांकन करने जा रहे हैं। हम छात्रों के पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, या ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर रहे हैं, या भावात्मक पक्ष का कर रहे हैं, या क्रियात्मक पक्ष का कर रहे हैं, या हम शिक्षकों के लिए अनुकूल है या नहीं है उसके लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे विषय का चयन करना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। फिर हम जो हमने क्षेत्र लिया है उसके बारे में हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, हम उसके डेटा का संकलन करते हैं। हम जैसे प्रश्नावली बनाएंगे, साक्षात्कार विधि बनाएंगे, कोई अनुसूची बनाएंगे, उसके अनुसार हम अपने डेटा कलेक्ट करेंगे। हम विषय विशेषज्ञों से भी डेटा कलेक्ट करेंगे, जन साधारण से करेंगे, शिक्षकों से करेंगे, छात्रों से करेंगे। हम प्रश्नावली बनाएंगे और उसमें हाँ या नहीं में भी लेंगे उत्तर, और उसकी चेकलिस्ट भी बनाएंगे। तो ये दोनों बनाकर हम डाटा का कलेक्शन करेंगे। फिर हम प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे। अब हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिए, लेकिन फिर इसका हम विश्लेषण करेंगे। इसको हम जैसे हम ग्राफ बना के करेंगे, हमने कुछ सारिणी बना ली है और उस पर फिर हम सांख्यिकी का प्रयोग करके उसका विश्लेषण करेंगे। फिर प्राप्त सूचनाओं का विवरण देंगे कि ये पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कैसा रहा है। फिर हमने इतने डेटा कलेक्ट किए, उसको अप्लाई किया, फिर उसका क्या रिजल्ट आया, तो
तो उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे कि किस क्षेत्र में हमें पाठ्यक्रम का में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसमें हम संशोधन करेंगे। तो आज हमने पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अध्ययन किया और पाठ्यचर्या मूल्यांकन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा व्यापक शब्द है, एक रीढ़ की हड्डी है। पाठ्यचर्या के बिना विद्यालय अधूरा है। तो पाठ्यचर्या मूल्यांकन से ही हम एक छात्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो समय समय पर हमें शिक्षा विभाग द्वारा और जन साधारण द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, छात्रों द्वारा इन सभी की राय लेते रहना चाहिए और पाठ्यक्रम में मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे हम उसमें आधुनिकता से जुड़े, उसमें कुछ नवीनता लाएँ, नवाचार लाएँ और छात्रों के भविष्य के लिए वो पाठ्यक्रम उपयोगी हो। उसे पढ़कर छात्र इधर उधर घूमे नहीं, वो जिस उद्देश्य को लेकर उसने पढ़ाई की थी उन उद्देश्यों की उसकी पूर्ति हो जाए, उसका कैरियर बन जाए। धन्यवाद।